दिखते दो हैं, कहते एक हैं। भारतीय जनता पार्टी इज ए मास ऑर्गेनाइजेशन विद ए कैडर बेस्ड कार्डर, यानी हम मास ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जनता में छवि है। सियासी बहाने, एक तीर कई निशाने। मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन हमने सेल्फ एनालिसिस ये लगभग छोड़ सा दिया है। और कई बार मैं किसी से पूछता हूं, बताओ तुमने पिछले एक महीने में क्या काम, नड्डा जी अब हमको आप काम बताएंगे, हम तो मैं तो 1970 से कर रहा हूं, जानता ही हूं सब कुछ। आफत पर नड्डा की नसीहत। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमको पार्टी की स्ट्रेंथ को अगर आगे बढ़ाना है और ताकत बढ़ानी है, तो ये सब मैच्योरिटी के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तो जरूर उसका हमको लाभ मिलेगा। नड्डा का विजयी मंत्र। कि स्वास्थ्य सेवाएं हमसे अच्छी, मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। एकला नहीं, एक साथ चलो। लीडर जो होते हैं वो किसी के कहने से नहीं बनते, लीडर जो होते हैं वो अपने एक्शन से बनते हैं। और एक्शन में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्वीकार्यता तभी डेवलप होती है जब हम सबको साथ लेकर के चलने का माना था। अंदर खाने घमासान तो आए हाईकमान। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। राजनीति में होशियार वही है जो इस शेर के मर्म को समझता है और कदम बढ़ाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के बीच देश की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष एक दिन गैर चुनाव वाले राज्य में गुजारे तो सवाल उठते हैं। राजनीति में कहीं हर बात का मकसद होता है और मतलब होता है। आज जेपी नड्डा ने मरुधरा से पार्टी को जो सीख दी, उसके मायने क्या हो सकते हैं, आज करेंगे इसी पर चर्चा। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, जेपी नड्डा के दौरे का मकसद क्या था? जब पार्टी अपनी पूरी ताकत चुनावी राज्यों में झोंक रही है, खासकर पश्चिम बंगाल में, इस बीच एक पूरे दिन का समय मरुधरा के लिए निकालना, उसका आखिर मकसद क्या हो सकता है? क्या सचमुच बीजेपी में ऑल इज वेल है? क्योंकि आज जब जेपी नड्डा पहुंचे वहां पर विभिन्न तरह के नारे लग रहे थे, लेकिन जेपी नड्डा के पहुंचने के बाद से सब कुछ बहुत फील गुड वाला दिखने लगा। तो ऐसे में सवाल है कि क्या ऑल इज वेल है? और सवाल नंबर 3, नड्डा ने जो सीख दी है उसके मायने क्या है, वो क्या कहती है? और चलिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल चर्चा के लिए जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आरसी चौधरी जी, कांग्रेस नेता हैं, राखी राठौड़ जी, बीजेपी नेता हैं, शेष नारायण सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। राखी जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया स्वप्निल जी। और आपकी पार्टी? आज ऊर्जा से लबरेज, आज हमारे अध्यक्ष जी यहां पर आए। बिल्कुल निश्चित तौर पे पार्टी के अंदर जिस ऊर्जा के लिए हमारे अध्यक्ष जी आए थे, और समय समय पर इस तरह की मीटिंग्स होनी चाहिए, और उसी मीटिंग के माध्यम से हमारे अध्यक्ष जी आज आए। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक जन बहुत ऊर्जा से लबरेज है आज पूरे दिन। ठीक है, देखिए मैं डिबेट की शुरुआत में कुछ बात साफ कर देता हूं। दरअसल जी, कुछ मीटिंग में कोई बड़ा चेहरा राखी राठौड़ जी ना पहुंचे तो इसका मतलब यह नहीं है कि मीडिया ने या किसी पत्रकार ने, मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि रोड ब्लॉक करवा दिया होगा। 2 साल तक अगर आपकी पार्टी का कोई चेहरा इनएक्टिव मोड में नजर आए तो वो सजेशन मैं तो नहीं दे सकता एक पत्रकार के तौर पर, मेरी मानी भी की जाएगी क्योंकि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। आपके यहां पोस्टर लगे टीम ए और टीम बी के नाम से, तो वो पोस्टर मैंने या न्यूज 18 के किसी जर्नलिस्ट ने तो लगाए नहीं होंगे, इसलिए जो कुछ हम देख रहे हैं वो मीडिया की देन तो नहीं है। क्या यही मकसद था जेपी नड्डा के दौरे का? जी
देखिए स्वप्निल जी, जिस तरह से प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज हुई और उसमें हमारे अध्यक्ष जी यहां पर आए, उसमें जिस तरह से आपने बात की कि बहुत सारे पोस्टर्स की, तो पोस्टर्स हर बार लगते आए हैं। हर तरह से हम मैं जिस जगह को बिलोंग करती हूं, मैं अपने नेता के पोस्टर लगाती हूं, साथ में पूरी टीम को शामिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक मत होते हुए, एक मुट्ठी होते हुए, और ये बड़ा नॉर्मल सी बात है। आप देखिए स्वप्निल जी, हर बार जब भी कोई इस तरह के आयोजन हुए हैं, उसमें इस तरह के पोस्टर्स आपको नजर आए हैं जिसमें हमारे अपने लोगों ने, पर यहाँ तो पोस्टर साल भर नजर आ रहे हैं, कहीं पर टीम राजे, कहीं टीम पूनिया लगाए हैं। देखिए टीम तो हमारी एक है, भारतीय जनता पार्टी, और अगर कार्यकर्ता उस तरह के पोस्टर्स लगाते हैं, और मैं पहले भी बार बार ये बात दोहराऊंगी इस बात को कि ये हमेशा से होता आया है, जो आपके कार्यकर्ता होते हैं, जो उस नेता से जुड़े हुए होते हैं, उनकी मंशा हमेशा से ये रहती है कि हमारे नेता को हम उस जगह पर जाना, जहां पहुंचाना लेकिन चाहते हैं। राखी जी देखिए क्या है, एक तरफ जब आपकी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि आपकी गुटबाजी की हम बात करते हैं वो मीडिया की देन है, दूसरी तरफ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देते हैं कि आपकी पार्टी ने सेल्फ एनालिसिस छोड़ दिया है, तो फिर मीडिया की देन नहीं है ना, आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। स्वप्निल जी, जिस तरह से अध्यक्ष जी ने कहा कि सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है, उन्होंने एक जनरल बातचीत की थी, और मुझे लगता है कोई भी अध्यक्ष होते तो अपने कार्यकर्ताओं से इस तरह की बात जरूर करते, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस के बिना किसी भी उन्होंने जनरल ऑब्जर्वेशन बताया। जनरल बात और जनरल ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होता है राखी जी, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। उन्होंने एक जनरल ऑब्जर्वेशन, उन्होंने ये कहा, ये उनके शब्द थे कि मैंने ये नोट किया है, सेल्फ एनालिसिस हम लोगों ने लगभग छोड़ दिया है, करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल जी, जिस तरह से उन्होंने हमें 25 दिसंबर तक का टारगेट दिया, जिसमें 6 अप्रैल का और 25 सितंबर तक का जो टारगेट हमें मिला, उसके लिए उन्होंने कहा कि उस टारगेट तक अचीव करने के लिए हमें जरूरी है कि हमें अपना सेल्फ एनालिसिस जरूरी करना है, और एक जनरल बातचीत की गई थी। और मुझे लगता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई भी सिस्टम हो, आप भी एक मीडिया का सिस्टम लेके चलते हैं, आप भी अपना एनालिसिस करते होंगे, तो मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर ऐसी कोई बात, सियासी बात निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये एनालिसिस हर ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है। शेष नारायण सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं बहुत सिंपल से सवाल के साथ। सियासत में कोई बात यूं ही तो नहीं होती, तो आज जो एग्जाम्पल्स निकले या आज जो कुछ भी नड्डा ने कहा, उसके मायने तो होंगे, उसके मीनिंग्स भी होंगे। भाई नड्डा जो थे बहुत ही मामूली कार्यकर्ता थे, और वहां से आके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के। मोदी जी बहुत ही मामूली कार्यकर्ता थे, आरएसएस में थे, और संजय जोशी ने उनका गुजरात में एंट्री बैन कर रखी थी, आज वो बड़े नेता हैं। लेकिन राजस्थान की समस्या ये है कि वहां पर खासतौर से बीजेपी में एक जो महान नेता है, उसके अलावा अगर कोई भी आगे आने की कोशिश करता है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही न क्यों हो, तो उसकी बात ही नहीं सुनी जाती। ये दिक्कत वहां पे बड़ी है। आपने देखा कि बीजेपी की सरकार बनते बनते रह गई। उनको क्या नाम, पायलट के बेटे साहब जब गए थे वहां अपना लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि बीजेपी में आपसी तुकबंदी ही नहीं बैठ पाई। और राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष थे तो तमाम यहाँ से डिक्टेट भेजते रहे। आज नड्डा गए हैं सेल्फ एनालिसिस करने को, कहने को, राजनाथ भी उसी पद पे थे, और उन्होंने भी आत्मविश्लेषण करने को कहा, लेकिन किसी ने किया, वो चले गए। यहाँ पतनाला यही गिरेगा। हाँ, लेकिन जब जेपी नड्डा पार्टी को ये बोलते हैं कि नेताओं को जरूरत है कि वो रेलिवेंट बने रहें, लेकिन आजकल किसी का खामोश बैठना भी रेलिवेंसी बन जाता है। फिर वो सवाल पूछते हैं कि आप कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, इस बात को पूछें, तो ऐसे में समझ में आता है कि इशारा किसी तरफ तो है। फिर वो ये कह दे कि एक एग्जाम्पल दें और उसमें वो बोलें कि लोग बोलते हैं, मंच सजता है कि आओ आओ बैठो, पर कहाँ बैठे, कुर्सी देंगे तब ना बैठेंगे। क्या इसके पीछे कोई हिंट रहा होगा? मुझे लगता है यही है। और वहां पर देखिए, ये बीजेपी थोड़ी डिफरेंट वाली है, अटल जी और अडवाणी जी वाली बीजेपी नहीं है। ये जो मोदी जी वाली बीजेपी है, इसमें कोई भी बहुत बड़ा नेता नहीं होता। अडवाणी जी जो जितने बड़े नेता थे, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, एक से एक बड़े लोग जो हैं बैकग्राउंड में जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर लोगों को बहुत संभल के, जनता को, वर्कर्स को साथ लेके इस बीजेपी में चलना पड़ता है, वरना मुश्किल होगी उन्हीं के लिए। और जैसे इंदिरा गांधी की कांग्रेस में होता था, जब उनको छोड़ के जाता था वो हवा हो जाता था।
आज वही स्थिति है बीजेपी में। खैर किसी को छोड़ने की स्थिति नहीं है, कोई छोड़ेंगे काहे को, सत्ता आ रही है, आती दिख रही है, लेकिन उन लोगों को अपने ईगो को खत्म करना पड़ेगा, वरना ये लोग रहने नहीं दें। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस नेता आरसी चौधरी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरसी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ, बोलिए स्वप्निल जी। आरसी साहब, एक वक्त था जब हम कांग्रेस को कहा करते थे कि गुटबाजी दिख रही है, कांग्रेस ने कभी माना नहीं, और फिर हमने पिछले साल का पूरा घटनाक्रम देखा। आज उसी दिन से बीजेपी गुजर रही है। यह बात अलग है कि आप भी गुजर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप अभी भी नहीं मानेंगे। स्वप्न जी, मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी पे कोई भी इस मुद्दे को लेकर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वो चाहे गुटबाजी से गुजरे या किसी भी चीजों से गुजरे, वो उनका आंतरिक मामला है। जो भी लोगों में महत्वाकांक्षाएं जिस तरीके से क्षेत्र में रहते हैं वैसी वो पनपती जाती हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि लोकतंत्र की व्यवस्था के अंदर जो 20 विधायक जिनका मुंह बंद किया हुआ था, क्या चैतन्य नड्डा जी का आगमन उन 20 विधायकों को जवान दे पाएगा? लोकतंत्र की आवाज को सशक्त कर पाएंगे? जिन क्षेत्र से वो चुन के आए हैं, क्या उस क्षेत्र की आवाज को विधानसभा में बोलने का वो दे पाएंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, जिस बात पर ये तो आप पर भी रिफ्लेक्ट होता है ना। एक ऐसा दौर था आरसी साहब, एक ऐसा दौर था जब आपके भी लगभग इतनी ही संख्या के विधायक हरियाणा में बैठे थे। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे विधायकों को आवाज थी, वो बोल रहे थे, वो कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। आज जिन विधायकों को जो विधानसभा में नहीं बोलने दिया जा रहा, जिस क्षेत्र की वो नुमाइंदगी करते हैं, उस जनता के बीच में वो पन्ना प्रमुख जो भी जाएंगे, क्या लेके जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को उस विधानसभा के अंदर उस क्षेत्र की आवाज नहीं रखने दी। ये लोकतंत्र की हत्या है। आपकी किसी व्यक्ति को पसंद या नापसंद हो सकते हो, आप किसी की बात किसी व्यक्तिगत तौर पे उसको पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर छोटी सी करूंगा कि जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं ना, कभी कभी विश्वेंद्र सिंह जी के ट्वीट्स भी देख लिया कीजिए। कंपैरिजन बहुत आसानी से बैठ जाती है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राखी राठौर जी, एक बार फिर मैं आ रहा हूं। 25 दिसंबर तक का टारगेट, मतलब एक तरफ आप अपनी पार्टी को ऐसी पार्टी कहते हैं जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने में हिचकती नहीं। 25 दिसंबर, ये तो अभी आज मार्च शुरू हुए को दूसरा दिन है। क्या टारगेट बहुत मुश्किल है? लोग नहीं मिल पा रहे हैं या सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं? इतना देर का टारगेट क्यों? देखिए, इस टारगेट जो आपने 25 दिसंबर का बताया है, इसके 3 फेजेस हैं। 6 तारीख तक तो हमको बिल्कुल एक सुदृढ़ जो मंडल है उसकी स्थापना करनी है। एक रिवाइवल जो है, जैसा आपने कहा, एनालिसिस जो है वो हर सिस्टम में होता है, और उसी के माध्यम से 6 अप्रैल तक हमें अपना मंडल जो है उसको सशक्त करना है। और उसी तरह से सक्रिय बूथ जो है वो 25 सितंबर तक, और सक्रिय पन्ना प्रमुख जो है वो 25 दिसंबर तक रहेगा। जहां पर भी जो कमजोरियां हैं, जो भी चीजें रही, उन सभी चीजों को एनालिसिस करके हम लोग जब 25 दिसंबर तक इस टारगेट को पूरा करेंगे तो एक नई भाजपा होगी, एक नया संचार। तो हमें ये क्यों नहीं समझना चाहिए कि दरअसल डगर इतनी कठिन है कि आपने टारगेट के लिए डेट आगे की रखी है, बहुत आगे की? हम ये क्यों ना समझें? देखिए स्वप्निल जी, आप ये समझते हैं कि जहां तक कांग्रेस की एक्चुअली कांग्रेस कोई मध्य अवधि चुनाव करा दे तो अलग बात है, अदरवाइज ये पूरा इलेक्शन जो है वो कोई इलेक्शन वाला ईयर नहीं होगा। और इसीलिए ये लोग पूरा साल का टाइम लेकर के पूरे राजस्थान के अंदर, जैसा गुजरात का, सूरत का उन्होंने एग्जाम्पल लिया, वैसा ही कोई सिस्टम यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान के अंदर क्रिएट करना चाहते, क्योंकि वो मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा। और उस मॉडल को यहां पर आपका एक मॉडल तो 163 सीटें दिलाता है, उससे बेहतर मॉडल क्या हो सकता था? वो मॉडल कायम नहीं रहा, इसीलिए नए मॉडल की जरूरत है। सिंपल। देखिए स्वप्निल जी, समय के साथ में राजनीति भी चेंज होती है, मुद्दे भी चेंज होते हैं, पार्टियां अपने स्तर पे अलग अलग तरीके से काम करती है, और जो आज की डिमांड है उस हिसाब से अध्यक्ष ने हम लोगों को एक टारगेट दिया है। 5 राज्यों के चुनाव हैं, माध्यम से हम उसमें से एक दिन ऐसे राज्य के लिए निकाल लेना जो कि गैर चुनावी राज्य है। देखिए स्वप्निल जी, प्रदेश कार्य समिति की बैठक जब भी कभी हुई है, इससे पहले जोधपुर में हुई थी, हमेशा केंद्रीय नेतृत्व यहां आता रहा है। और सतीश पूनिया जी की अध्यक्षता में जो अध्यक्षीय कार्यकाल में पहली समिति की बैठक थी, इसीलिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहां पर पधारे। ठीक है। शेष नारायण सिंह जी,
मेरा अपना इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस है कि बीजेपी कम से कम एटलीस्ट अपने प्रॉब्लम को टैकल तो करना चाह रही है। कांग्रेस फिलहाल वो भी नहीं कर रही, जबकि दूध के जले को छाछ फूंक कर पीना चाहिए, लेकिन फिलहाल क्या पता, शायद छाछ में दूध पानी ढूंढ लिया। अगर 8 नहीं, अगर जन्मदिन वाली जो रैली है 8 तारीख को जो शक्ति प्रदर्शन प्रपोज है, उसमें कितने लोग शामिल होते हैं वो बड़ा क्रूशियल है। क्योंकि आज नड्डा की इस विजिट का सारे लोगों को समझाने का इतने इंपॉर्टेंट बंगाल के इलेक्शन में उनकी सबकी पूरी पार्टी की प्रगति दांव पे लगी हुई है और वहां से एक दिन निकाल के आए हैं। तो क्या आज जो किया उनकी से मुलाकातें की, बातें की, क्या 8 मार्च को जो शक्ति प्रदर्शन होने वाला है जन्मदिन का पूर्व मुख्यमंत्री का, क्या वो रुक पाएगा? उसका क्या टेक्सचर क्या होगा, वो किस तरह से मनाया जाएगा, वो शक्ति प्रदर्शन होगा कि एकता की रैली होगी, ये सारी चीजें आज के बाद, अब आज उनकी मीटिंग हुई है, अब इसकी बातें जब छन के आएंगी सोर्सेस के जरिए तो हम लोग जानेंगे, आप लोग जानेंगे, तो हमको बताएंगे कि भैया हो क्या रहा है। क्योंकि अभी तो एक्चुअली आज सुबह लाइव चल रहा था, शेष नारायण सिंह जी और मेरे सहयोगी बिरला ऑडिटोरियम के बाहर खड़े थे। पता नहीं क्यों मुझे ये डाउट हुआ कि हो सकता है कि जेपी नड्डा जो संबोधन देने वाले हैं उसकी कवरेज से मीडिया को दूर रखा जाए, लेकिन उस संबोधन को लाइव जाने दिया गया तो ये समझ में आ गया कि खुलकर तो वो फिलहाल यहां पर नहीं बोलेंगे, लेकिन बंद कमरे में या लंच डिप्लोमेसी, लंच पॉलिटिक्स के वक्त जो बातचीत हुई हो, कोई संदेश दिया गया हो, तो वो 8 तारीख को रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 8 तारीख को क्या स्वरूप होगा ये देखना पड़ेगा ना। अगर वसुंधरा राजे, अगर देखिए जहां तक हमारी जानकारी है, केंद्रीय नेतृत्व किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने के चक्कर में भी नहीं, और अगर ये मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करवाने के लिए आमादा रहेंगी तो जाहिर है कि फिर नरेंद्र मोदी का जो या अमित शाह का जो तरीका है उससे इनको हैंडल करेंगे वो लोग। क्योंकि वो ये बात तो यूनिटी तो चाहिए, और साफ साफ कहा कि आप एकला नहीं चलेंगे, सब साथ मिलकर चलिए। तो साथ मिलकर चलने में सतीश पूनिया को आपको अपने बराबर का नेता मानना पड़ेगा। और अगर आप नहीं मानते तो राजनाथ सिंह डिफरेंट थे, लेकिन अब उस वक्त सत्ता के गणित भी डिफरेंट थे। आज लगभग पूरे देश में बीजेपी का राज है, 4-5 राज्यों में वो मेहनत कर रहे हैं, वहां भी इंपॉर्टेंट पोजीशन लेने वाले हैं, तो उनको बहुत परवाह नहीं है कि एक आध नेता इधर उधर होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही स्टर्न वार्निंग थी आज नड्डा की विजिट, उसका एक सिग्नल है। क्योंकि इन लोगों की लड़ाई का सीधा फायदा कांग्रेस को हो रहा है, जो कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। नहीं, पर कांग्रेस फायदा उठाने की स्थिति में है, वो तो खुद अपनी प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर रहे। नहीं, वो उनकी प्रॉब्लम, ये तो अपने आप, अगर इनकी प्रॉब्लम होती रही तो उनकी प्रॉब्लम तो अपने आप टैकल हो जाएगी। भाई किस बल पे तोड़ रहे थे आप कांग्रेस को? आपको मालूम है कि कांग्रेस तो टूटी बैठी थी, लेकिन वो वसुंधरा राजे तैयार नहीं हुई। और आज भी जो इनकी अपनी मीटिंग होती है सतीश पूनिया की अध्यक्षता में मीटिंगों में नहीं आ रही है वो, तो ये एक गंभीर बात है भाई। अभी हम पढ़ रहे थे कि पन्ना प्रमुख एक पद होता है इनके यहाँ, गांव का कोई लड़का बनाया जाता है। अनिल बलूनी को, जो राज्यसभा एमपी हैं, चीफ स्पोक पर्सन है, उनको अपने गांव पौड़ी में, कहीं गांव है बहुत दूर उनका, अपने गांव के एक पन्ने के प्रमुख बनाए गए। तो यहाँ ये कहते हैं अडवाणी की घूमते थे नरेंद्र मोदी, ठीक है, रथ यात्रा के दौरान। तो यहाँ तो हर आदमी को कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी वालों का अलग कल्चर है भाई, ठीक है, उसमें इनको एडजस्ट करने में थोड़ा सा इनको करना पड़ेगा, वरना वोट तो मोदी के नाम पे ही मिल रहा है भाई। ठीक है, आरसी साहब एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, और आरसी साहब मेरा सवाल बहुत प्लेन है। आप एक समय बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो आप लोगों पर निगाह रखती है, आपके विधायकों से संपर्क में रहती है। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर बीजेपी बार बार मध्यावधि चुनाव, जैसे अभी राखी राठौड़ जी ने कह ही दिया, मध्यावधि चुनाव अगर कांग्रेस ना करा ले, तो ये शब्द बार बार आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? फिर एक बार आप नजर रखने से चूक गए हो? सरपंच जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जहां जनादेश जनता नहीं थे वहां पे कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है। पुदुचेरी के अंदर अभी जिस प्रकार से विधायकों को स्थिति करवा के चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया, वो कर रही है। ये बहुत सी एक लंबी श्रृंखला, उस लंबी श्रृंखला के अंदर उन्होंने तमाम जो लोकतांत्रिक संस्थान है उनका दुरुपयोग किया है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी दूसरों को तोड़ने का प्रयास करती थी, आज वो खंड खंड में बिखरी हुई भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी जो चिंता है, मुझे सबसे बड़ी जो बात है, वो बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े आंकड़ों में बातें तो करते हैं,
इससे पहले अमिताभ तो आसिफ साहब, मेरे सवाल का बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूं कि आपको शायद हो सकता है ये सवाल बुरा लगे। मेरा सवाल यह है कि पिछले 2 बजट भाषण में सीएम गहलोत ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का तारीफ नहीं किया, इसी बजट में आकर की है। क्या इसके पीछे कोई संकेत है? देखिए, मुझे आपके जो थर्ड पर्सन है बहुत अच्छे लगते हैं। ये पार्टी का, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं की पार्टी का इतिहास भी जब जानेंगे, जब आडवाणी जी और अटल जी को जब वो देखेंगे तो उन्हें याद आएगा कि वो सब पूर्ववर्ती सरकारों का शुक्रगुजार करते थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में पूर्ववर्ती सरकारों को, पूर्ववर्ती नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। नेहरू को याद करते थे और उन्होंने कहा कि अगर हम उनको योगदान याद नहीं करेंगे तो ये हिंदुस्तान के पुरुषार्थ को कम करना होगा। चलिए ठीक है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वसुंधरा जी की जिस बात को लेकर जिक्र किया था, जिस डाटा सेंटर की उन्होंने स्थापना की थी, निश्चित रूप से कोई भी जो नेता काम करता है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि वो जो काम है वो वही पर ये तारीफ पहले 2 बजट भाषण में नहीं आई, तीसरे बजट भाषण में आई, इसीलिए मुझे लगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।